नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। आई एम एम एस चंदे। आज हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक पार्ट है, क्या सबसे बेसिक पार्ट, इस बेसिक पार्ट का यूज क्या है। तो इस बेसिक पार्ट का जो यूज है वो आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। बिगिनिंग ऑफ केमिस्ट्री हम लोग कह सकते हैं। क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। नीट में ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है, जेई में ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है, और जेई एडवांस में भी अल्टरनेट में पूछते रहते हैं। और इसको पढ़ना कहाँ से है? इसको पढ़ना है आपको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में जो जो टर्मिनोलॉजी दी गई है उन सभी टर्मिनोलॉजी को आपको बारी बारी से पूरा का पूरा पढ़ना है और उसका नोट्स बनाना है, और एक एक चीज को ध्यान रखना है। कई बार हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक है कि हम लोग थियोरेटिकल पार्ट, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो थियोरेटिकल पार्ट रहता है वो तो छोड़ देते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं और तुरंत क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये तब ठीक है जब आपने उस चीज को कम से कम 3 से 4 बार पूरी की पूरी थियरी, पूरी के पूरे फॉर्मूले आपको पता हो, तब आप रिवीजन में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कभी भी जब शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, बिगनिंग करते हैं, तो आपको वर्ड बाय वर्ड, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ सब कुछ पढ़ना है जो भी एनसीईआरटी में दिया गया है। अच्छा, क्या इससे क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं, हमेशा आते हैं। आपको एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें इतना सफिशिएंट है कि जेई मेंस, जेई एडवांस एंड आपका नीट के लिए बिल्कुल लाइन टू लाइन क्वेश्चंस। तो फिर देखते हैं, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये फर्स्ट ईयर की मैं 2 बुक चलती हैं, एक फर्स्ट एक सेकेंड। तो फर्स्ट ईयर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कई लोग इस चीज को मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, आपको ध्यान रखना है कि ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें से एक पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप थियरी इसकी भूल जाएंगे, थियरी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग थियरी को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट फॉर्मूले और क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं है। जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको बार बार बताता रहूंगा कि थियरी से भी क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। अच्छा, और उसमें भी कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं है जो अननेसेसरी दिया गया हो। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या उसमें, जैसे एक हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जेई एडवांस में सिग्निफिकेंट नंबर से, 2015 में। आप देख लीजिएगा, मैं लगवाऊंगा अभी। सिग्निफिकेंट नंबर जनरली आप देखिएगा कि जितने भी लोग मोस्टली पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मोस्टली मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराना चालू करते हैं। मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल निकालना और लिमिटिंग एजेंट वगैरह वहां से स्टार्ट करते हैं, जबकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। एनसीईआरटी में अगर टर्म दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? तो एक साइंटिस्ट हैं पॉलिंग साहब, लुइस पॉलिंग, बहुत बड़ा नाम है। तो उनके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री क्या है, और जनरली उन्हीं की डेफिनेशन को आपका साइंस ने अडॉप्ट कर लिया है। तो देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग के अकॉर्डिंग क्या है? पॉलिंग साहब के अकॉर्डिंग क्या है? केमिस्ट्री इज द साइंस, केमिस्ट्री is the science
substance, chemistry is the science of substance, their property, in which deals with the study of, in which deals with the study of their properties, like structure, composition, reactivity, and states and etc. क्या है, पॉलिंग साहब ने बताया है कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस का वो ब्रांच है जहां पे सब्सटेंस का स्टडी किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आपका प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चर के कंपाउंड का, सब्सटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन में उसमें कार्बन, जैसे मान लीजिए मेथेन ले लिया तो मेथेन में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, या सोडियम कार्बोनेट ले लिया तो उसमें सोडियम कितना है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन क्या है, और उनका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रेशियो क्या लेंगे, उसका मास के अकॉर्डिंग रेशियो क्या लेंगे, इन सब का जो स्टडी है वो है आपका केमिस्ट्री। या उनकी रिएक्टिविटी, या उनके ऊपर उनकी स्टेट क्या है, या उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, ये सभी चीजों का जो स्टडी है उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक साइंस है, साइंस का वो पार्ट जिसमें हमें सब्सटेंस का स्टडी किया जाता है। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि जो ये आपका सब्सटेंस है, आप देखेंगे जो सब्सटेंस है या केमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सब्सटेंस, चलिए हम सब्सटेंस लिख दें। सब्सटेंस के लिए यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, उसके बाद फिजिकल, और उसके बाद एनालिटिकल। ठीक है। तो ध्यान देते हैं हम लोग कि जो सब्सटेंस है वो कितने टाइप के हैं, या उनका स्टडी, या जो उनका स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो उनकी 4 टाइप की स्टडी है। सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की स्टडी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्टडी, उनके जो सब्सटेंस है उनकी फिजिकल स्टडी, और उनकी एनालिटिकल स्टडी। या यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री को भी कह सकते हैं कि केमिस्ट्री कितने टाइप की है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। या सब्सटेंस का हम कौन कौन सा स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें उसके बारे में जान सकते हैं। तो सब्सटेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको कहेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसे कहेंगे, फिजिकल उसकी स्टेट क्या होगी, और एनालिटिकल उसका स्टडी क्या होगा। ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक।
कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था, क्या बताया था कि दैट कंपाउंड which is hydrocarbon and their derivative, ठीक है, that compound which is hydrocarbon and their derivative। लेकिन याद रखिएगा यहां पे कुछ जनरली हम लोग कह देते हैं कि जहां पे कार्बन है वो है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कई बार कंफ्यूजन ये भी रहता है, या तो ये डेफिनेशन है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन जनरली ये बोल दिया जाता है कि कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर ये आपको डेफिनेशन पता है कि कार्बन युक्त पदार्थ कार्बनिक रसायन कहलाते हैं, तो वहां पे आपको कुछ और भी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा कि कुछ इसमें अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है? एक दूसरा डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन इसका क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? that compound which contains carbon called organic compound, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कौन से कि कौन से यहां पे एक्सेप्शंस हैं, तो आप देख लीजिएगा यहां पे एक्सेप्शंस हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये सभी आपके एक्सेप्शंस। कौन से? अगर आपने ये डेफिनेशन बताया कि कार्बन कंटेनिंग स्पीशीज मतलब कार्बन युक्त पदार्थ आपके कार्बनिक रसायन हैं, तो वहां पे कुछ अपवाद भी हैं। कौन से हैं? वो है ऑक्साइड ऑफ कार्बन जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बाइड्स आल्सो, कार्बाइड्स जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, ये सभी, ठीक है। तो ये भी आपके जैसे कैल्शियम कार्बाइड भी आप लिख दीजिएगा, तो कैल्शियम कार्बाइड क्या है? Ca(C2), क्या है ये? Ca(C2) कैल्शियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड, बेरियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, बहुत सारे कार्बाइड्स। तो इन सब का स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, जबकि यहाँ पे कार्बन है फिर भी इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है देखते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में फिर डेफिनेशन हम लोगों को बताना होगा। क्या है कि रेदर देन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, all compound of element in the periodic table are called inorganic compound, and some carbon containing compound also exist in inorganic chemistry, just like
ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल एंड कार्बाइड्स ऑल। मतलब क्या है कि कार्बन के अलावा, कार्बनिक यौगिकों के अलावा पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सभी का स्टडी या उन सभी को हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। चाहे वो सोडियम का कंपाउंड हो, जैसे NaCl, KCl, NaOH, Na2CO3, या जितनी भी फिटकरी हैं, धावन सोडा है, ये सभी के सभी, ये सब क्या है? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कोई ऐसे भी कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें कार्बन है? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। कार्बोनेट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाइकार्बोनेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नाइट्राइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइसोनाइट्राइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सभी भी आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको लिखूंगा नहीं। कार्बन के अलावा, कार्बनिक यौगिकों के अलावा पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं और उनके जितने भी कंपाउंड हैं, ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं? जी बिल्कुल है। क्या कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन है फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस बिल्कुल है। कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं? वो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल एक्सेट्रा। कुछ एग्जांपल बिल्कुल बताएंगे। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे NaCl नमक का सूत्र है, NaOH कास्टिक सोडा है, Na2CO3 डॉट 10H2O ये क्या है? आपका वॉशिंग सोडा है। या NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। आपका SiH4 इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। K2SO4, Al2SO4, क्या ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो कार्बन ही नहीं। तो जितने भी कार्बन, जिसमें जिसमें कार्बन नहीं है, वो सभी के सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। और पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का, जैसे हम कहें CaOH होल ट्वाइस, AlOH का होल 6 3 माइनस, क्या है ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जितने भी सब्सटेंस है, जैसे फ्लोरीन गैस ले लें, क्लोरीन गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, तो ये सब क्या है? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। ठीक, कुछ कार्बन वाले भी, जैसे अगर हम कहें ये कार्बन है फिर भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ओके, तो एक बार फिर से सुनिए। कार्बन rather than carbon containing species, all compound of whole periodic table elements called inorganic compound, and some compound containing carbon also known as inorganic compound, which are carbon monoxide, carbon dioxide, carbonates, bicarbonates, carbides, isonitrile, nitrile etc. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हम बता दें
कि प्रॉपर्टीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर, क्या क्या, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज कॉमन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। थर्ड पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फोर्थ पॉइंट, theories governing chemical combination। theories governing chemical combination। फिफ्थ, इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, एंड वाटर का इफेक्ट, ठीक है, लाइट का इफेक्ट, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ये सभी इफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। देख लीजिएगा एक बार, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी जस्ट लाइक उसका ऑर्डर क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ठीक है, उसके अंदर कंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, थर्मली कंडक्टेंस क्या है, इन सभी का स्टडी हम लोग जो करते हैं वो है आपका स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिस्ट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि उसमें वॉल्यूम का कंपोजिशन कैसे मिलाया गया है, उसमें मास के अकॉर्डिंग कंपोजिशन कैसे मिलाया गया है, ये सभी हम लोग देखते हैं। तो वो होता है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि कैसे कंपाउंड या कैसे एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे अगर आप देखें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में या थियरीज गवर्निंग केमिकल कॉम्बिनेशन, एक ही बात है। इनमें हम लोग पढ़ते हैं आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके बाद मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसके बाद गैलिसियस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या गैसियस वॉल्यूम, उसके बाद अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस, उसके बाद तो ऐसे कई हम लोग रोज पढ़ते हैं इसमें। तो ये है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में किस टाइप के लॉज का गवर्न किया जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आल्सो स्टडी इन फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। इसके बाद अगर देखें हम तो इफेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्सटेंस तो हमारे पास है, लेकिन उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं तो क्या इफेक्ट आएगा, उसके कलर में क्या चेंजमेंट आएगा, उसके प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो उस सब्सटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा या क्या बनेगा, वाटर डाल दें तो क्या चेंजमेंट आएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या चेंजमेंट आएगा, क्या उसका प्रॉपर्टीज में बदलाव आएगा, वो लाइट का अगर हम इन प्रेजेंस कर देते हैं तो क्या इफेक्ट आएगा। तो इन सब का स्टडी हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं, जिस शाखा के अंदर करते हैं, उसको हम लोग भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ओके। तो इसके बाद आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल के बारे में अगर हम देखें तो एनालिटिकल का मतलब क्या है एनालिटिकल को अगर हम देखें तो ये हो जाता है एनालिसिस करना, कि हमें ऑब्जर्वेशन करना है। किस टाइप के ऑब्जर्वेशन, दो ही टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस,
क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कैसे? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि जैसे हम लोग ग्रुप टेस्ट करते हैं तो दो टाइप के होते हैं कि कार्बन इसमें कितना कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये अगर हमने जाना है किसी कंपाउंड में तो कहेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस है। सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है ये जाना तो हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है वो हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। और अगर कहें कि हाइड्रोजन इतने परसेंट यहाँ पे है, हाइड्रोजन का मास इतना इस कंपाउंड में है, हाइड्रोजन का कंपोजिशन इतना है, तो वो हो जाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अमाउंट के बारे में जानकारी देना वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और उसके प्रेजेंस के बारे में जानकारी देना, किसी भी एलिमेंट किसी भी सब्सटेंस के प्रेजेंस के बारे में जानकारी देना वो होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है कि केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं क्या? बिल्कुल है। तो केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं तो उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर हम देखें तो ब्रांचेस के बारे में बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स हों एनिमल हों, उन सभी के बारे में जो स्टडी हो रहा है, लिविंग जो सब्सटेंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग स्पीसीज हैं, उनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या क्या? फोटोसिंथेसिस किसका एग्जांपल है? बायोकेमिस्ट्री का एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे उसमें चेंजेस होते रहते हैं, कभी एसिडिटी बढ़ जाती है, कभी बेसिसिटी बढ़ जाती है, पेट में भी हो जाता है, कभी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, कभी क्लॉटिंग हो जाती है। तो इन सब का जो स्टडी है वो होता है आपका बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है? आप देख सकते हैं, इसका तो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपका है। आपके जितने भी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उन सभी का जो कंपोजिशन हमें बनाना पड़ रहा है इस समय कोरोना के लिए, मेडिसिन जो चल रही हैं वो किस में है? वो ब्रांच है केमिस्ट्री की ही, और वो ब्रांच केमिस्ट्री की क्या है? वो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री। वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन के बारे में। इसके बाद आता है जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री का जो हिंदी है उसको हम लोग बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। जियोकेमिस्ट्री मतलब अर्थ के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन कहाँ पे है, कौन सा सब्सटेंस कहाँ पे है। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे ऑयल निकालना, कोल माइनिंग करना या पेट्रोल का उत्पादन करना, इन सब का जो स्टडी अर्थ के अंदर है वो सभी का सभी स्टडी कहलाता है आपका जियोकेमिस्ट्री। ठीक है, जियोकेमिस्ट्री। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है औद्योगिक रसायन। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन क्या है? औद्योगिक रसायन या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो आपका कपड़ा जो बनता है, फैब्रिक्स, उसमें रेयॉन का यूज होता है, नायलॉन का यूज होता है, नायलॉन 6 का यूज होता है, और उसमें कैसे हम उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उसके कपड़े को चीप क्वालिटी करके या चीप उसका क्वालिटी को बढ़ा दें और खर्चा कम कर दें। बहुत सारी चीज़ों का स्टडी हम लोग जो करते हैं, आप देखिएगा चाइना में भी बहुत सारा इस्तेमाल हो रहा है। कभी वो चावल बना के भेज देता है आर्टिफिशियल, या कभी वो मोबाइल इतने सस्ते सस्ते भेज रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। तो जितना भी इंडस्ट्री, जैसे लेदर इंडस्ट्रीज भी है, वो भी आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आता है। उसमें कैसे ब्लीच करने के लिए कौन सा केमिकल लगाया जाता है, या पेंट जो आप देख रहे होंगे, पेंटिंग जो करनी पड़ती है, या इंक का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब का सब आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या चीज़ है?
न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए अगर हम देखें तो कई बार आपने नाम सुना होगा ट्रांसम्यूटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट हम लोग बना सकते हैं किसकी हेल्प से, न्यूक्लियर के चेंजमेंट करके, न्यूक्लियर में जो कंपोजिशन है उसका चेंजमेंट करके हम उस सब्सटेंस को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सभी क्या है, या अगर आप देखें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होगा कि न्यूक्लियर को चेंज करके क्या हाइड्रोजन को कार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कार्बन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं, इनका ट्रांसम्यूटेशन होता रहता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इसको हम लोग कहते हैं। रदरफोर्ड साहब ने इसका डिस्कवरी किया है। कई लोगों को भ्रम रहता है कि हेनरी बैकरल ने किया, मैडम क्यूरी, नहीं, रदरफोर्ड साहब ने ट्रांसम्यूटेशन, जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का बेरिलियम सबसे पहला एग्जांपल इसका लिया। ओके, इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, संरचना के बारे में जानने वाली केमिस्ट्री। तो आपको पता ही है कि उसमें क्या एंगल होगा, क्या उसका कंपोजिशन होगा, उसमें कौन सा एलिमेंट कैसे जुड़ा है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था CuSO4.5H2O, तो उसके बारे में पूछा गया था कि बताइए कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं। जेई एडवांस में भी, जेई मेंस में इस बार पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, क्या सल्फेट उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, आयनिक बना रहा है। इन सब का स्टडी जो है वो हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। ओके, इसके बाद आता है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, बहुलक रसायन। तो जैसे पॉलीमर का मतलब है जैसे रबर का हमें स्टडी करना है, या आपके रेयॉन है, नायलॉन है, बेकेलाइट है, या स्टील, सॉरी आपका ये पॉलीथीन है, इन सब का जो स्टडी करते हैं, पॉलीमर का स्टडी करना पॉलीमर केमिस्ट्री में आपका आता है। इसके बाद सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये क्या चीज है, सॉइल के बारे में कि सॉइल में एसिडिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है, या उसको हम कैसे ज्यादा यूजफुल बना सकते हैं, इन सब का जो स्टडी है वो सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आता है। इसके बाद आता है लिम्नो केमिस्ट्री। लिम्नो केमिस्ट्री का मतलब होता है, लिम्नो केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं रिवर। लिम्नो का मतलब क्या होता है, रिवर। तो रिवर के अंदर जो, जैसे आप देखें मछली पालन है, या उसमें कौन से यूजफुल बैक्टीरिया मिल रहे हैं, या उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको कैसे यूजफुल हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसमें जो केमिकल डाल के हम लोग नई नई चीजें बना सकते हैं या उसमें उत्पादन कर सकते हैं, उनका जो स्टडी है वो है लिम्नो केमिस्ट्री। इसके बाद आता है फाइटो केमिस्ट्री। फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो या तो हम ये कहें कि प्लांट केमिस्ट्री, या हम कहें फाइटो केमिस्ट्री। प्लांट का मतलब है पौधों का रसायन, ठीक है, पौधों का रसायन। तो ये है आपका फाइटो केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा तो लगभग 10 टाइप की ब्रांच मेन है। अभी इसके और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी हैं। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा रिमाइंड करके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अब मैंने बनाना चालू कर दिया, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते रहिए। जहाँ पे कंफ्यूजन है मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ओके।